Assalamu alaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. So इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल सेंटर का फिजिक्स का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर करेंगे मैट्रिक का. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास कि वेव्स कैरी. तो वेव जो है वो क्या कैरी करती है. पहले मैं आपको बताती हूँ कि वेव्स होती क्या है. वेव जो है ना वो डिस्टर्बेंस होती है किसी भी मीडियम में जो कैरी करता है एनर्जी. लेकिन क्या होता है हमारे पास कि नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो है ना वो नहीं होती इसमें. ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होता है कि ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है. क्या होता है हमारे पास कि एक से जगह पे हमारे पास जो है ना वो एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट करता है हमारे पास, लेकिन क्या होता है कि उसका मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं करता है. वेव जो ज़्यादातर आपको ओशियन और लेक में दिखेंगी कि वो मूव कर रही होती हैं. तो वाटर जो है वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे तो आ जाता है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो जाती है मीडियम के ज़रिए, लेकिन वाटर पार्टिकल जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास होगा कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है लेकिन हमारे पास जो है वो मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता. हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 2 है कि टोटल कैपेसिटेंस ऑफ 4 कैपेसिटर ईच ऑफ 4 हमारे पास माइक्रोफेराड दिया हुआ है और कनेक्टेड इन सीरीज इज. तो ये हमारे पास जो है ना वो फॉर्मूला होता है और मैं आपको ये सॉल्व भी करा देती हूँ. यहाँ पे जो है ना वो कैपेसिटेंस का हमेशा आप याद रखें कि जब कैपेसिटेंस सीरीज में होती है ना तो इसका फॉर्मूला ये होता है ना वो हमारे पास क्या होता है कैपेसिटेंस का जो सीरीज में जब कंबाइन होती है तो ये फॉर्मूला होता है. अब हम जो है ना वो कर देंगे, इन्होंने हमारे पास ईच कहा हुआ है तो हम जो है यहाँ 4 और 4 हम लिख देंगे. अब क्या होगा, हमें कि 1/c नहीं निकालना है, हमें कैपेसिटेंस निकालना है. तो हम जो है ना इसको जो है वो कर देंगे डाइवर्ट. अब हमारे पास जो है वो ऐसे हो जाएगा अपॉन 4 पास जो है वो 16 हो जाएगा और ये हमारे पास जो है वो 4 हो जाएगा. अब याद रखें आप लोग कि जो है ना यहाँ भी हम लोग इसको भी प्लस करेंगे और हमेशा जो है ना वो गलती कर देते हैं बच्चे के ऊपर से जो है वो बहुत मतलब डाइवर्ट नहीं करते. तो कन्वर्जन जो है वो आपको करनी है, हमें कैपेसिटेंस निकालनी है, 1/c नहीं निकालना है. तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए आप लोगों को जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब जो है वो आप क्या करेंगे कि 16/4 है तो यहाँ हमारे पास 4 हो जाएगा. तो हमारे पास जो है वो कैपेसिटेंस जो है ना वो माइक्रोफराड आएगी, 4 माइक्रोफराड. सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए है. अब जो है ना वो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है कि द कंडीशन व्हेन द रेसिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज 0. हमारे पास कौन सी कंडीशन है जिसमें रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट 0 हो जाता है. तो याद रखें रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ आपको पता होगा कि V इज इक्वल टू R होता है. उन्होंने कहा है रेसिस्टेंस 0. तो हमारे जो है वो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है कि I इज इक्वल टू VR है. यहाँ हमारे पास I को हम जब करंट निकालना है तो V/R हो जाएगा. हमारे पास क्या होगा कि V को जब आप 0 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 ही आंसर आएगा. तो करंट जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है और ये जो है ना वो शॉर्ट सर्किट में होता है. ये आपकी बुक की जो है वो एप्लीकेशंस भी दी हुई हैं, जो कंडीशन दी हुई हैं. तो ये जो है वो आप देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट में हमारे पास रेसिस्टेंस जो है वो 0 हो जाती है. अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है कि दिस वन ऑफ द फ्लोइंग साउंड्स कैन बी हर्ड बाय नॉर्मल ह्यूमन हियर. अब देखें 3 तरीके के साउंड होते हैं. एक होता है ऑडिबल, एक होता है इंफ्रा और एक होता है अल्ट्रा. अल्ट्रा हम लोग नहीं सुन सकते, मतलब वो जो है ना वो ऑडिबल से ज़्यादा होता है. और इंफ्रा जो है वो भी हम नहीं सुन सकते, हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना ऑडिबल सुन सकते हैं. तो ऑडिबल का क्या होता है, वो हमारे पास जो है ना वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बराबर होता है. मतलब 20 किलो हर्ट्ज हम लिखते हैं, किलो मतलब वही 1000. तो याद रखें कि यहाँ 20,000 में कौन सा आ रहा है. 20,000 में हमारे पास 50,000 आते हैं, नहीं आते. 50,000 हर्ट्ज आते हैं, ये भी वही है, दोनों एग्जैक्टली सेम है. अब हमारे पास 5,000 आते हैं, वो तो 20 से भी कम हो जाता है. तो ये इंफ्रा हुआ. ये क्या हुआ हमारे पास, ये अल्ट्रा हुआ. ये भी अल्ट्रा हुआ. हमारे पास क्या होता है 20,000 से कम हमारे पास 5,000 होता है. तो क्या होगा हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो 4 है कि वो साउंड जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है तो वो ऑडिबल में आते हैं और उसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. और इससे कम जो है वो होंगे इंफ्रा और इससे ज़्यादा होंगे अल्ट्रा. हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 5 है कि द चार्ज ऑफ ईच अल्फा पार्टिकल इज डैश टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन. तो ये जो है ना वो 2 टाइम्स होता है. मतलब अल्फा पार्टिकल्स में हीलियम लेते हैं, हीलियम न्यूक्लाई, तो वो हमारे पास क्या होता है 2 चार्ज होता है. और प्रोटॉन में हम लोग जो है ना वो आप प्रोटॉन वही प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन हाइड्रोजन होता है, तो वो +1 चार्ज हो जाएगा. तो चार्ज जो है ना अल्फा पार्टिकल का वो ट्विस्ट होता है प्रोटॉन चार्ज का, सॉरी. तो हमारे पास जो है वो एमसीक्यू का आंसर है ए, ऑप्शन ए करेक्ट है. फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर करते हैं, लाइक आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर यूज होता है कन्वर्ट गिवन ऑल्टरनेटिंग इनटू स्मॉलर और लेयर मतलब लार्जर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ में. तो जो है ना हमारे पास क्या होगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो है वो सेकेंडरी होता है, मतलब आउटपुट सेकेंडरी जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा होते हैं हमारे पास प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए है. अब हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यू नंबर 7 है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर इज 10 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी. तो याद रखें कि डाइवर्जिंग मिरर जो है ना
वो हमारे पास क्या कहलाता है। अगर डाइवर्जिंग मिरर की बात हो रही है तो वो कन्वेक्स मिरर है, सही है। और अगर हमारे पास जो है ना वो डाइवर्जिंग लेंस की बात हो रही है तो वो कॉनकेव लेंस है, सही है। तो ये हमारे पास जो है ना ये दोनों को आपको जरूर याद रखना चाहिए। हमारे पास जो है ना वो फॉर्मूला होता है R=2f, सही है। तो यहाँ पे जो है ना वो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ आंसर भी 10 सेंटीमीटर में। अगर यहाँ मीटर में होता आंसर तो हम कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर आएगा आंसर, सही है। इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ कि डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग क्या होता है। तो याद रखें कि डाइवर्जिंग की जब भी बात होगी, कॉनकेव लेंस की बात होगी या कन्वेक्स मिरर की बात होगी, तो डाइवर्जिंग वो होते हैं जो सेंटर से थिन होते हैं लेकिन एजेस से जो है ना वो थिक होते हैं, वो मिरर्स, वो लेंस। अगर हम बात करें कन्वर्जिंग की तो सेंटर से वो थिक होंगे लेकिन उनकी जो एजेस होती हैं वो हमारे पास थिन होंगी, जो किनारे होते हैं वो थिन होंगे। तो जो है ना वो ये बस इनका डिफरेंस होता है, बहुत भी डिफरेंस होता है लेकिन एक बेसिक डिफरेंस जो है वो हमारे पास यही होता है, सही है। हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 8 है कि द बोलन एंड फॉर टू इनपुट NOR गेट इज। तो ये जो है ना वो आपकी बुक लाइन भी है, तो यहाँ हमारे पास जो है ना वो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास इनपुट NOR गेट के लिए यही होती है। MCQ नंबर 9 है कि द मीडियम इन विच सिग्नल्स ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इज कॉल्ड। वो मीडियम जिसमें सिग्नल जो है वो ट्रेवल होती है एक एंड से दूसरे एंड तक, तो वो एंटीना कहलाता है, सही है। अब हमारे पास जो है ना MCQ नंबर 10 है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज 25 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन इज। तो यहाँ फोकल लेंथ दी हुई और मैग्निफिकेशन निकालनी है। अब अच्छा, पावर का तो आपने पढ़ा होगा कि मैग्निफिकेशन और पावर इतना इजी होता है, निकालना आसान होता है, लेकिन मैग्निफिकेशन कैसे निकालें। तो याद रखें कि मैग्निफिकेशन का जो है ना वो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/, मतलब फॉर्मूला बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसा आ जाए ना तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। इसमें क्या होगा कि प्लस डी में आप क्या लेंगे, 25 सेंटीमीटर ले लीजिएगा बस। किसी भी उसकी अगर कभी आपको डी ना दिया हुआ, कांस्टेंट होता है 25 सेंटीमीटर, बस आपको ले लेना है। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 25 यहाँ हमारे पास जो है ना वो 1 आ जाएगा। 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। तो मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी, मैग्निफिकेशन हमारे पास 2 आ जाएगी, सही है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो 2 मैग्निफिकेशन दी हुई है, बस ये फॉर्मूला होता है। तो ये इजीली आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर 11 दिया हुआ है कि द वोल्ट मीटर इज यूजली और ऑलवेज कनेक्टेड इन डैश इन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखें ये जो है ना वो मेमोराइज करना होता है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट, जबकि अगर हम बात करें की तो वो हमारे पास सीरीज में इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है वो कनेक्ट होता है। हमारे पास जो है ना लास्ट MCQ है बट नॉट लीस्ट, दीज आर हीट वेव्स। कौन कौन सी जो है वो हीट वेव्स हैं। अब याद रखें एक दिया हुआ अल्ट्रा, एक दिया हुआ रेडियो, माइक्रो और इंफ्रा। तो इसमें जो हीट वेव्स हैं वो हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स हैं, हमारे पास ये कहलाती है। तो देखिए इंफ्रारेड वेव जो है ना वो ज़्यादा हम ऑल्सो नोन एज हीट वेव्स, क्यों, क्योंकि जो है ना वो टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। अगर हम जो है ना ये किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल हो जाए तो ये टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं, तो ये जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट को हमारे पास जो है वो अफेक्ट करती है और हमारे पास जो है ना वो मटेरियल से जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात ये भी होती है कि हीट वेव जो है ना वो एक्सटेंडेड पीरियड होता है जिसमें वो है ना ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। अगर जो है पीपल अफेक्ट हो जाए ना हीट वेव से, तो क्या होता है कि वो डिहाइड्रेट हो सकते हैं हमारे पास, और कि वो जो है ना वो शॉक से भी सफ़र कर सकते हैं। मतलब वो हीट वेव जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, उनकी जो हीट इलनेस है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमारे पास इंफ्रारेड वेव जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, तो इसलिए हम लोग इसको हीट वेव्स कहते हैं। सो दैट्स इट। If you have any query regarding these MCQs, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. If you like this video, so share with your friends too. Allah Hafiz.